नमस्कार मित्रों, दृष्टि के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आंतरिक सुरक्षा की आई थिंक 19वीं 19th क्लास के साथ आप सबके रूबरू हैं और आज का जो विषय है वो आपके सामान्य रुचि का विषय भी हो सकता है, क्योंकि आज हम मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ाने के लिए के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि आप सब इस बात से परिचित हों कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। लेकिन इसको पढ़ते समय कई बार मन में एक स्वार्थ भाव भी आता है कि जब हमारे पास भी अवैध स्रोतों से धन आएगा तो हमारे द्वारा उनको किन किन तरीकों से सफ़ेद बनाया जाएगा। से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस विषय को पढ़ते समय थोड़ा सा नैतिकता, थोड़ा सा राष्ट्र प्रेम से सराबोर होकर पढ़ें और इसे गलत तरीके से ग्रहित करने की कोशिश ना करें कि हम किस तरीके से अवैध भ्रष्टाचार, रिश्वत के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, बल्कि ये सोचें कि सिविल सर्विसेज आपको लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक मौका देगा। और इस परिवर्तन के लिए ये ज़रूरी है कि देश में हर प्रकृति के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाए और उसके लिए धन शोधन जैसी अनैतिक, आपराधिक प्रक्रियाओं पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक का नाम धन शोधन है। हमारे यहाँ जो बड़ा वाला हिस्सा है जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह लिखा है वहीं पर धन शोधन टॉपिक लिखा है। और धन शोधन जो है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे हम कहते हैं, से इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि धन शोधन से के अंतर्गत जो आपराधिक धन होता है, अनैतिक धन होता है, उसका प्रयोग देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। भर्ती हो, चाहे वो प्रशिक्षण हो, चाहे वो हथियारों की खरीद हो, चाहे वो सरकारी तंत्र में सेंधमारी हो, चाहे वो ड्रग एंड नार्को ट्रैफिकिंग हो, सारे तरीकों की फंडिंग को हम के नाम से जानते हैं। 1988-89 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था FATF, कन्वेंशन से जुड़ी संस्था है। पेरिस में इसका मुख्यालय है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये उद्देश्य था कि इसके माध्यम से, टास्क फोर्स के माध्यम से हम दुनिया भर में अनैतिक धन को जो नैतिक बनाया जाता है, अवैध धन को जो वैध बनाया जाता है, उसकी जानकारी जुटाएंगे और मिलजुल कर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पोस्ट 2000 अपनी गतिविधियों को इस पर केंद्रित कर दिया और उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ज़्यादातर पैसा ट्रैफिकिंग, नार्को ट्रैफिकिंग से जुड़ा है, जिसका प्रयोग टेरर फंडिंग के लिए किया जाता है। तो अब FATF नामक संस्था अवैध धन को वैध बनाने वाली प्रक्रियाओं की जांच से आगे इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि किन देशों द्वारा आतंकियों का वित्तीयन किया जाता है, किन देशों द्वारा आतंकवाद की फंडिंग की जाती है, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को आर्थिक सहयोग और समर्थन दिया जाता है। और इसलिए पोस्ट 2000 FATF ने एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसके तहत उन्होंने टेरर फंडिंग से जुड़े देशों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए हैं। उन्हें अलग अलग सूचियों में डाला जाता है। पाकिस्तान के संदर्भ में आपने सुना होगा कि अभी जून में सम्मेलन हुआ, या एक सम्मेलन अभी जून में होने वाला था, फरवरी में हुआ, पिछले साल जून में हुआ था। तो इन सम्मेलनों में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से आगे ब्लैक लिस्ट में ले जाने की कवायद चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिन प्रयासों के माध्यम से अब, और चीन की सहायता से, वो ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया है। और अब कोविड प्रावधानों के बाद तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा, इसकी संभावनाएं अब कमी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि धन शोधन जो एक आर्थिक अपराध हुआ करता था, अब देश की सुरक्षा के अपराध की श्रेणी में आ गया है। तो हम एक एक करके इस टॉपिक को खोलने की कोशिश करते हैं, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या होता है, लॉन्ड्रिंग के चरण क्या होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन के तरीके या तकनीकें क्या होती हैं, किन किन तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। चौथे लेवल पर हम चर्चा करेंगे कि दुनिया भर में या भारत में मनी लॉन्ड्रिंग इतनी अधिक क्यों है। इसके अगले लेवल पर हम चर्चा कर सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रयास किए गए हैं, ठीक। और उसके अंतर्गत फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से जुड़े सुझाव दे सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक होगा जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा। यदि हम मनी लॉन्ड्रिंग के अर्थ पर चर्चा करें
तो सामान्य अर्थ में ये माना जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीके का आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक क्राइम, ठीक। कुछ लोग इसे आर्थिक भ्रष्टाचार कहते हैं। ऐसा आर्थिक अपराध जहां पर अवैध धन को वैध बनाया जाता है, वेयर इलीगल मनी इज मेड लीगल, ठीक। कुछ लोग इसे डर्टी मनी को क्लीन बनाया जाता है, ये भी कहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जहां ब्लैक मनी को वाइट बनाया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, सामान्य अर्थों में कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीके का आर्थिक अपराध है जिसमें एक चरणबद्ध तरीके से, एक फेज्ड मैनर में, ठीक है, फेज्ड मैनर में चरणबद्ध तरीके से अवैध धन को वैध बनाया जाता है, गंदे धन को साफ किया जाता है। भाई लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? लॉन्ड्रिंग शब्द निकला है, शोधन शब्द निकला है लॉन्ड्री से, और लॉन्ड्री आप जानते हैं, अरे जहां हम कपड़े साफ करने के लिए भेजते हैं अशुद्धता को दूर करने की, तो लॉन्ड्री शब्द निकला है शोधन से, सफाई से। तो जहां पर गंदे पैसे की सफाई होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है जहां गंदे धन की सफाई होती है। और गंदे धन का मतलब कौन से धन से है? जहां आपराधिक प्रक्रियाओं से प्राप्त धन को, अधिक प्रक्रियाओं से प्राप्त अनैतिक धन को कानूनी और नैतिक बनाया जाता है। अब आप जैसी परिभाषा देना चाहेंगे, अवैध धन को वैध बनाया जाता है, डर्टी को क्लीन बनाया जाता है, ब्लैक को वाइट बनाया जाता है, या क्राइम एंड इलीगल मनी जो है, अनएथिकल मनी इज मेड लीगल एंड एथिकल, ये बनाया जाता है। अब देखिए, ये कहना कि ब्लैक को वाइट बनाया जाता है, ये प्रथम दृष्टया सही, परिभाषा में पूर्ण सच्चाई नहीं। रीजन, मनी इज मतलब आपराधिक होगी, ये सही बात है, लेकिन वो हमेशा अनैतिक हो, ये नहीं हो सकता। बात से 100% सहमत नहीं हूं, प्रथम दृष्टया सहमत हूं, क्योंकि हर तरीके की जो ब्लैक मनी होती है उसमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे अपराध तो जुड़ा होता है, क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर ब्लैक मनी अनैतिक हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कोई कानून मुझसे कहता था कि पहले आपसे मिली फीस का 14 रुपए या 14.5 रुपए मुझे सरकार को देना नैतिक है, अब वो कह रहा है कि नहीं, 18 रुपए सरकार को देना नैतिक है। तो सरकार ऐसे नैतिकता की सीमा बढ़ाते जाएगी, तो यदि कानून नहीं मान रहा हूं तो आपराधिक तो है, लेकिन वो अनैतिक है, इस बात को कौन तय करेगा? और ये हमेशा कहा जाता है कि लैंड, लॉ ऑफ लैंड जो होता है, जो किसी जगह का कानून होता है, वो कानून नैतिक हो जरूरी थोड़ी है। क्योंकि ऐतिहासिक काल में तो राजाओं ने ऐसे भी कठोर कानून बनाए थे जो पूरी तरीके से अनैतिक हुआ करते थे, चाहे वो जजिया कर हो, चाहे फ्रांस में लुई शासकों द्वारा रिग्रेसिव टैक्सेशन हो। उसको यहाँ पर क्लियर करता हूँ पहले से। मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक मनी दो तरीके से हो सकती है, एक गलत काम करके कमाई गई, दूसरा सही काम करके कमाई गई। कि किसी ने रिश्वत से कमाया और किसी ने क्राइम से कमाया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, तो वो गलत काम है। लेकिन अब आप मुझे ले लीजिए, ठीक है, या अपने घर में कोई व्यापारी हो उसको ले लीजिए। आपके पापा हैं, छोटे से दुकान चलाते हैं, तो किसी ने व्यापार करके कमाया, किसी ने शिक्षण करके कमाया, लेकिन इन दोनों ने नहीं चुकाया, तो वो कौन सी मनी है? ब्लैक मनी। अच्छा है कि दोनों तरीके का पैसा उस देश के कानून में, ठीक है, शोधन की जरूरत है, क्योंकि वो उसका प्रयोग आप नैतिक या कानूनी पैसे की तरह नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कहेंगे, धन शोधन गंदे पैसे को साफ करना है या साफ पैसे को कानूनी करना? कि ये डर्टी मनी, क्लीन बट इलीगल मनी, लिए मनी लॉन्ड्रिंग इसको वाइट करना। इसको वाइट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ये वाला पैसा है मेरा वाला, तो इसको तो मैं कभी भी वन स्टेप में क्या कर सकता हूँ, लीगल बना सकता हूँ। कैसे? सीधे टैक्स चुका दूंगा, मेरे को टैक्स चुकाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा और आया था, इस पर टैक्स ले लो, मेरी मनी क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो याद से ध्यान से समझिएगा, क्लीन बट इलीगल ब्लैक मनी को वाइट बनाने के लिए, लीगल बनाने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार बार बार मौके देती है, आप वॉलंटरली डिस्क्लोजर कीजिए, टैक्स और पेनल्टी चुकाइए, अपने पैसे को वाइट बनाइए। लेकिन ये लोग जिन्होंने और स्मगलिंग से पैसा कमाया है, ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा कमाया है,
क्या ये लोग सीधे सरकार से बोल सकते हैं कि देखो भाई ये पैसा मैंने ना प्रोस्टिट्यूशन से जमा किया था, ड्रग ट्रैफिकिंग से जमा किया था, टैक्स ले लो और इसको वाइट कर दो? मैं फिर से कह रहा हूं, ये वाले लोग स्रोत बता सकते, ये वाले लोग स्रोत नहीं बता सकते, और इसलिए ये वाले लोग वन स्टेप में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते। यहां पे हो सकती है वन स्टेप, कौन सी वाली कहा मैंने? डर्टी एंड इलीगल बोथ। स्टेप में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते। इनको मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए 2 स्टेप लगेंगे। पहले इनको डर्टी को घुमाकर क्लीन दिखाना होगा, और फिर क्लीन को टैक्स चुकाकर डर्टी को घुमाकर क्लीन करना होगा, और क्लीन में टैक्स चुकाकर उसको क्या करना होगा? वाइट करना होगा। कहने को तो मनी लॉन्ड्रिंग ये भी होती है कि मान लो मेरे जैसे शिक्षक ने कोई पैसा आपके फीस पे ऐसा आया है जिसको हमने नहीं चुकाया है टैक्स, तो वो भी यदि हम किसी टैक्स चुकाकर या किसी तरीके से कर रहे हैं तो ये क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन वास्तविक मनी लॉन्ड्रिंग क्लीन मनी की नहीं की जाती है, वास्तविक मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी की जाती है। यानी मैंने यहाँ जो पैसा कमाया लेकिन जिस पर टैक्स नहीं चुकाया, वो, मैं फिर से कह रहा हूँ, इलीगल तो है पर डर्टी नहीं, और मुझे वहां आय का स्रोत छुपाने की जरूरत नहीं। अब यहीं से मैं बहुत डीप में जाकर आपको परिभाषा बता रहा हूं, यदि आप समझें तो हम मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ कथनों पर आते हैं, जहां कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रक्रिया है जहां डर्टी मनी को क्लीन में बदलते हुए टैक्स चुकाकर लीगल या वाइट में बदला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रक्रिया है जहां अवैध धन के स्रोत को छुपाया जाता है। तो आपको मैंने कहा कि मेरे पास यदि डर्टी मनी थी, आप मान ही लो डर्टी थी, यदि उसमें टैक्स नहीं चुकाया था, मैंने बिना स्रोत चुकाए उसको मैं वाइट बना सकता हूं, तो इसलिए इसको मैं मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं लूंगा। मैं एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग में किसको लूंगा? आपराधिक अनैतिक। सो जो क्रिमिनल मनी है, जो अनएथिकल मनी है, उस मनी को जिसके बारे में हम किसी को बता नहीं सकते हैं, उसको चोरी छुपे घुमाकर साफ करना और साफ करके अर्थव्यवस्था में जोड़ देना, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसीलिए एफएटीएफ द्वारा जब मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा दी गई, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी किसी से डिबेट हो तो आप ये बता पाओ कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना भी मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन वो पूर्णतः मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी को क्लीन बनाना है। ये क्वेश्चन है। मेकिंग ब्लैक मनी व्हाइट इज अ काइंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बट इट इज नॉट कंप्लीट मनी लॉन्ड्रिंग। कंप्लीट मनी लॉन्ड्रिंग इज वन वेयर वी मेक dirty money into clean money, और where we launder dirty money to धन शोधन, काले धन को सफेद बनाना सीमित अर्थों में है, वास्तव में ये अवैध धन को वैध बनाना है, अस्वच्छ धन को स्वच्छ बनाना है। ये कंक्लूजन भी है और क्वेश्चन भी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये बताया कि हम मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त धन को हम विभिन्न व्यापारिक लेन देनों के माध्यम से, मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपराध से प्राप्त धन को विभिन्न व्यापारिक लेन देनों के माध्यम से इस प्रकार वैध बनाने का प्रयास करते हैं कि उसका स्रोत छुपाया जा सके और उसे अर्थव्यवस्था में जोड़ा जा सके। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की जो संस्था थी, उस संस्था ने ये परिभाषा दी है। हालांकि मैं चाहूँगा कि आप परिभाषा अपने मन से बनाएं, इतनी सारी में से आप कोई भी चाहें तो परिभाषा बना सकते हैं। अब परिभाषा या अर्थ जानने के बाद हम दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के चरणों के रूप में जाना जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग के चरणों को मैं थोड़ा अंग्रेजी में बता रहा हूँ, ठीक। पहला चरण मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो माना जाता है उसे प्लेसमेंट कहा जाता है। मैं हिंदी में ऐसे लिख देता हूँ, प्लेसमेंट, ठीक है। इसे प्रवेश भी कहेंगे। दूसरे को लेयरिंग कहा जाता है, लेयर बनाना, ठीक है, परतीकरण कहेंगे हिंदी में। और तीसरे को इंटीग्रेशन कहा जाता है, इसे एकीकरण कहेंगे। अब इन 3 चरणों में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। अब समझिए, प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब है अवैध धन को अर्थव्यवस्था में उतारना। लेयरिंग का मतलब है उसे अर्थव्यवस्थाओं में घुमाना और छुपाना, और इंटीग्रेशन का मतलब है उसे कानूनी अर्थव्यवस्था से जोड़ना। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सबसे जटिल प्रोसेस प्लेसमेंट की प्रोसेस है, ठीक है।
और ये जटिल के साथ सबसे जोखिम भरी प्रोसेस भी है। प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था में अवैध धन को उतारा जाता है। निश्चित तौर पर अवैध धन को हम चेक के माध्यम से, कार्ड्स के माध्यम से, इनके माध्यम से तो उतार नहीं सकते हैं। अवैध धन को अर्थव्यवस्था में उतारने का तरीका होता है नकदी आधारित व्यापार। तो हम कैश की छोटी छोटी इकाइयों के अंतर्गत अवैध धन को अर्थव्यवस्था में उतारते हैं। छोटी छोटी नकदी पर हम लोगों की नज़र थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन याद रखिएगा सरकार और एजेंसियों की नज़र कैश पर ज़्यादा होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कैसा चरण है, जोखिम का चरण। भारत सरकार जो कैशलेस होने की बात कर रही है, जो नोटबंदी का सरकार ने प्रयास किया, वो इसी आधार पर था कि जो अवैध पैसा अर्थव्यवस्था में उतारा जाता था वो पैसा एकमुश्त खत्म हो सके। सोच अच्छी थी, इम्प्लीमेंटेशन की कुछ खामियां रही हैं जिनको आप और हम सभी जानते हैं। तो प्लेसमेंट वो प्रोसेस है जिसमें अवैध धन नकदी के रूप में अर्थव्यवस्था में उतारा जाता है। यह प्रक्रिया सबसे जटिल है और सबसे जोखिम भरी भी है, क्योंकि नकदी पर एजेंसियों की नजर होती है। लेकिन एक बार यदि आपने पैसा अर्थव्यवस्था में उतार दिया तो ये पता तो रहेगा कि वो पैसा कहां से आया। में ये प्रयास किया जाता है कि आप पैसा कहां से आया उस स्रोत को छुपा सकें, और इसके लिए उस पैसे को घुमाया जाता है। ये घुमाया जाता है बैंक टू बैंक, ये घुमाया जाता है कैश टू काइंड। आपने चेक बना दिया, ट्रेवलर्स चेक बना दिया, आपने सोने में बदल दिया, आपने शेयर्स में बदल दिया। इवन ये घुमाया जाता है ठीक कंट्रीज टू कंट्रीज, एक देश से दूसरे देश, राउंड ट्रिपिंग आपने सुना होगा, इसको पनामा भेज दिया, पनामा से वापस मंगवा लिया। मतलब उस पैसे को बैंक से बैंक, कैश टू काइंड, शेयर टू डायमंड, डायमंड टू गोल्ड, बुलियन, प्रॉपर्टीज, इन सब रूपों में, जितने भी धन के रूप होते हैं सारे रूपों में घुमाया जाता है। इतना घुमाया जाता है कि एक लंबी थ्रेड बन जाती है और उस बीच में से किसी एक थ्रेड को हटा दिया जाता है, बैंक वालों से सेटिंग करके, व्यापार वालों से सेटिंग करके, कि पिछला पैसा कहाँ से आया। अब इस थ्रेड को यानी धागे को पकड़कर कोई आगे बढ़ रहा है और अचानक से बीच में एक लिंक टूट गई, तो आप कभी ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो पैसा घुसा कहाँ से था, यानी इंसर्ट कहाँ से हुआ था, यानी उसका प्लेसमेंट कहाँ से हुआ था। और यही लेयरिंग का उद्देश्य है। लेयरिंग का मतलब है अवैध धन के ऊपर व्यापारिक सौदों की परत चढ़ाते जाना, और ये परत जितनी मोटी होती जाएगी, अंदर में वो धन कहाँ से आया था ये पहचानना बहुत मुश्किल होता जाएगा। ये सबसे लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन इसी प्रोसेस के अंत में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो पैसा जो अवैध नकदी के रूप में अर्थव्यवस्था में डाला गया था, अब किसी वैध बैंक अकाउंट में दिखाई दे रहा है। पैसा जो किसी अनाम नाम से किसी अवैध अकाउंट में डाला गया था, अब किसी वैध नाम से वैध अकाउंट में दिखाई दे रहा है। यानी प्लेसमेंट के अंतिम चरण में अवैध धन वैध बन चुका है, डर्टी मनी क्लीन हो चुकी है। लेकिन क्लीन होकर भी अभी वो लीगल नहीं हुई है, क्योंकि लीगल तब होगी जब वो अकाउंट में जो पैसा दिख रहा है उस पर आपने क्या चुका दिया हो, टैक्स चुका दिया हो। तो इंटीग्रेशन यानी तीसरी जो प्रक्रिया है, ठीक है, इस प्रक्रिया में अब दूसरे चरण के अंत में जो मनी क्लीन हो चुकी थी, अकाउंट्स में दिख चुकी थी, उस मनी पर हम सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं, उस पर टैक्स चुका देते हैं, उसका स्रोत बता देते हैं, क्योंकि वो तो अकाउंट में दिख रहा है। तो वैध अकाउंट में दिख रहे धन पर टैक्स चुकाकर हम उसे मूल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना देते हैं। इस तरीके से अवैध धन अर्थव्यवस्था में जुड़ जाता है, और इसे ही कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक प्रश्न के तौर पर कभी भी पूछा जा सकता है दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज अ 3 फेज्ड प्रोसेस, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। धन शोधन एक त्रिचरणीय प्रक्रिया है। धन शोधन एक त्रिचरणीय प्रक्रिया है जिसमें पहले अंतरण होता है या प्रवेश होता है, फिर प्रतीकरण होता है और फिर एकीकरण होता है। इन 3 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी होती है। अब आपसे कोई पूछे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक। अब हम तीसरे हिस्से पर चलते हैं, जहां धन शोधन के तरीके या प्रविधियां, मेथड्स, इन पर चर्चा हो रही है, ठीक है। और नेचुरली प्रविधियों में मूल फोकस जो है हमारा वो प्रवेश पर ही। कुछ जगहों पर लेयरिंग की प्रविधियों पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो प्रविधि की जरूरत है ही नहीं, उस पर तो सीधे टैक्स चुकाना। तो प्लेसमेंट और लेयरिंग में कौन कौन सी मेथड्स अपनाई जाती हैं, मेनली प्लेसमेंट में पैसा अर्थव्यवस्था में उतारने में, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक, कि कौन कौन से तरीके हैं। और इन्हीं को पढ़ाना जोखिम भरा है, क्योंकि आप यदि गलत व्यक्ति चाहे तो इनका दुरुपयोग भी कर सकता है। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे अवैध धन को वैध बनाया जा सकता है। पहला है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, व्यापार आधारित धन शोधन, ये सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा तरीका है रियल एस्टेट, यानी प्रॉपर्टी के सौदे जो होते हैं उनके माध्यम से। तरीका है जुआखोरी, कसिनो
लॉटरी। चौथा तरीका है चैरिटेबल ट्रस्ट। इसमें रिलीजियस ट्रस्ट भी आएंगे, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट उनके माध्यम से होता है। ठीक का है शेल कंपनियां, बेनामी कंपनियां, बेनामी कंपनियां। छठवां तरीका है राउंड ट्रिपिंग या टैक्स हेवन देशों से निवेश। ये छठवां तरीका हो सकता है, इसके माध्यम से हो सकता है। ठीक, तरीका मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग उपायों को हम देख रहे हैं कि किन किन तरीकों से हम मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत बात की जा सकती है। बैंक कैप्चर का है, यानी बैंकों पर नियंत्रण, ये बहुत प्रभावी तरीका है। ठीक, बैंकों पर कब्जा, इनको मोहरा कंपनियां भी बोलते हैं, शेल का नाम याद रखिएगा, मोहरा कंपनियां। मैं एक एक करके समझाता हूँ। ठीक, तो ये तरीका है बैंक कैप्चर। ठीक, और उसके बाद भी यदि चर्चा करनी हो हमको कि भाई कैसे अवैध धन को वैध बनाया जाएगा या कैसे पैसे को बेहतर बनाया जाएगा, तो यहाँ पर हमने चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ न्यास वगैरह जो होते हैं ना, इनको भी रख सकते हैं। ठीक, फंडिंग, चंदा वगैरह जो होता है, ये एक तरीका हो सकता है। अब देखिए एक एक करके समझाते हैं। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में हम हमारे व्यापार को जानबूझकर बढ़ाकर या घटाकर दिखा सकते हैं, और बढ़ाकर और घटाकर दिखाकर हम अवैध धन को उसमें प्रवेश करवा सकते हैं। जनरली बढ़ाकर दिखाया जाता है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में। अब इसमें आप ओवर इनवॉइसिंग कर सकते हैं। ओवर इनवॉइसिंग का मतलब है कि आपने बिल जो था वो ज़्यादा का बना दिया। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल इनवॉइसिंग कर सकते हैं, ओवर इनवॉइसिंग, मल्टीपल इनवॉइसिंग। इसमें आप फॉल्स इनवॉइसिंग कर सकते हैं, यानी गलत बिल बना सकते हैं इसमें आप। तो ये सारे तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग होगी। एक सरल उदाहरण देता हूँ। अब अभी तो ऑफलाइन कोचिंग्स चल नहीं रही हैं, लेकिन आप ये समझिए कि दिल्ली जैसी जगह पर या किसी बड़ी जगह पर कोचिंग को चलाने के लिए मासिक खर्च न्यूनतम 5 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता। ठीक ठाक कोचिंग यदि हो तो बड़ी कोचिंग का 50 लाख और 5 करोड़ भी होता है। 5 लाख रुपए के हिसाब से 60 लाख रुपए उसको महीने के कोचिंग चलाने के लिए चाहिए। मतलब यह है कि उसका एनुअल टर्नओवर कम से कम 60 लाख रुपए से तो ज़्यादा होना चाहिए। अब यदि ऐसा है तो किसी भी कोचिंग के पास यदि 100 बच्चों से कम है तो वो सर्वाइव कैसे करेगी। लेकिन आप दिल्ली जैसी जगह पर देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिनके पास 100 बच्चे भी नहीं हैं, वो भी धूमधाम से चल रही हैं। इन कोचिंग्स के पीछे जो चीज़ काम कर रही है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। हर कोचिंग संचालक या अधिकांश कोचिंग संचालकों के साथ हो सकता है कि उनके साथ पढ़े हुए या उनके रिश्तेदार IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस का पैसा हो। अब वो पॉलिटिशियन, मान लीजिए मेरा एक मित्र है, उसने मुझसे कहा कि एक काम करो, कोचिंग में 100 बच्चे आए, तुम 100 की जगह 200 बच्चे दिखाओ, है वो 50 लाख की नहीं 1 करोड़ की करो, और मेरे पास जो 50 लाख रुपए रिश्वत के आए उस 50 लाख को आप बता दो कि आपकी कोचिंग में बच्चे पढ़ने आए। टैक्स एजेंसीज कम बच्चे दिखाओ तो छापा मारती हैं, ज़्यादा बच्चों में उनको क्या दिक्कत है, उनको भी टैक्स मिलेगा। अब मेरे 50 लाख रुपए से जो टैक्स आपको लगता है GST VST वो सब काट लो आप, और वो काटने के बाद अब जो मेरा पैसा लगा है वो पैसा मुझ तक पहुंचाने का तरीका ये है कि आप मेरे परिवार से किसी को अपनी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लो और उसको सैलरी के तौर पर वो पैसा मंथली दे दो। सुनाने में बताने में बड़ा खराब लगता है, लेकिन आप समझ रहे हो ये क्या है। इसका मतलब यदि कोई ब्यूरोक्रेट 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेता है, वो 5 करोड़ रुपए की ओवर इन्वॉइसिंग करवा के अपने मित्र की कोचिंग से ही अपनी बीवी की आय बता सकता है, और उस बीवी की आय में टैक्स चुका के अपने 5 करोड़ के रिश्वत के पैसे को वाइट कर सकता है, क्योंकि वो रिश्वत के पैसे पर टैक्स चुकाने तो हमेशा तैयार था। दिक्कत ये थी कि वो क्या बोल कर चुका है, उसके पास स्रोत नहीं था, और आपने स्रोत दे दिया उसको ट्रेड, नगद आधारित व्यापार। अब यही नगद आधारित व्यापार जो सबसे ज़्यादा इस देश में होते हैं, कोचिंग तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको क्योंकि आपको आसानी से समझ में आए, ये सबसे ज़्यादा होता है बुलियन व्यापार में। सोना चांदी की ओवर इन्वॉइसिंग कर दी, मतलब सोने की कीमत दुगनी करके बता दी, वजन दुगनी करके बता दिया, डर्टी मनी उसमें एब्जॉर्ब कर दी। फेक इन्वॉइसिंग का मतलब है आपने पीतल को सोना बता दिया। मल्टीपल इन्वॉइसिंग का मतलब है आपने एक ही स्टूडेंट का नाम 2 बार बता दिया। तो मल्टीपल इन्वॉइसिंग मतलब एंट्री को 2 बार कर देना, फेक इन्वॉइसिंग मतलब कांच को हीरा बता देना, पीतल को सोना बता देना, और ओवर इन्वॉइसिंग मतलब ज़्यादा नंबर में बच्चों को बता देना। ये सारे ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हैं जो भारत में उन व्यापारों में ज़्यादा होता है जहाँ नकदी का कारोबार है, और भारत में तो आप जानते हैं अभी भी 80% इकोनॉमी कैशलेस है, वो ठीक है ना, कैश है, सॉरी कैशलेस कह रहा हूँ। और सबसे बड़ा एरिया जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग इस समय हो रही है वो सोने चांदी हीरे का व्यापार है।
शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा व्यापार है, और एक तीसरा स्थान वो जो है हमारा, हालांकि वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग थोड़े मतलब उसमें होती है, वो है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी का जो व्यापार है, जिसको आप कृषि व्यापार बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से रूरल इकोनॉमी नगद पर आधारित है। और इसलिए प्रश्न आ सकता है कि व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे प्रभावी स्रोत है, या दुनिया में कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे प्रभावी स्रोत है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैंने अपने उस मित्र के पैसे को वाइट किया, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, या दिक्कत तो थी, मतलब गलत काम था, लेकिन आपको उतना ख़राब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कल को आप भी नौकरी करने वाले। लेकिन मान लो मेरे मित्र का वो जो 5 करोड़ मैंने वाइट किया या घुमाया, वो 5 करोड़ मेरे मित्र ने ड्रग्स बेच के कमाया होता, ऐसा उसको दाऊद ने या हाफिज सईद ने दिया होता, और मैंने उसको अपनी कोचिंग से वाइट कर दिया होता, और फिर उससे आए वाइट पैसे से उसने भर्ती ट्रेनिंग या बम विस्फोट किया होता, तो उसके कितने दुष्परिणाम। क्योंकि डर्टी मनी तो डर्टी मनी। इसीलिए इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है, और नेक्सस सबका है। क्योंकि जब उसने मुझे वो 5 करोड़ दिया, तो उसने मेरे भी तो फायदे थे, एक मेरा टर्नओवर बढ़ के दिख रहा है जबकि टैक्स नहीं लग रहा है, दो उसने कुछ परसेंटेज कहा होगा इसमें से तुम भी रख लेना, तब तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, ठीक है। तो मुझे सब प्लस प्लस दिखता है। तो उन देशों में जहां पर लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने तैयार हो जाते हैं, जहां लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए ठीक गलत काम करने तैयार हो जाते हैं, वहां मनी लॉन्ड्रिंग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी। रियल एस्टेट कारोबार हमारे यहाँ हमेशा से ब्लैक मनी एब्जॉर्ब करने का तरीका रहा है, तो डर्टी मनी भी एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा? दिल्ली में किसी प्लॉट की कीमत या किसी मकान की कीमत सरकारी मान लीजिए 2 करोड़ है, यहाँ पर आप मान लीजिए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट जहाँ पर मुखर्जी नगर में आप लोग रहते थे, सरकारी कागज पर है, लेकिन वो वास्तव में बिक रहा है 3.5 करोड़ में। तो आप 2 करोड़ रुपए चेक से दोगे, और 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से दोगे? कैश में दोगे। करोड़ रुपए एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस मकान में। अब उस मकान को जब आप दोबारा बेचने गए, तो आपने ऐसा ग्राहक खोजा जो उसको पूरा वाइट में फाइनेंस करवाना चाहता है, बैंक से फाइनेंस करवा लिया उसने, क्योंकि ज़्यादा में बेचने पर दिक्कत नहीं है, सरकारी रेट से कम में बेचने पर दिक्कत है। तो फिर आपने किसी तीसरे आदमी को वो 3.5 करोड़ में फाइनेंस करवा दिया, और आपने फाइनेंस करवा के जब उसको बेचा, तो आपके पास आपका 1.5 करोड़ रुपया जो डर्टी मनी था, अब वो मकान बेचकर प्राप्त पैसा हो गया। और इस तरीके से सरकारी मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को यूज करके बहुत से लोग अपनी ब्लैक मनी एब्जॉर्ब करवाते हैं। वो व्यापारी हो सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन इसी में बहुत से लोग अपनी डर्टी मनी एब्जॉर्ब करवाते हैं, और जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होता है। एम के नारायणन हमारे पहले सुरक्षा पूर्व में मतलब सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, जैसे अजीत डोभाल जी हैं, तो सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और उन्होंने कहा था कि इस देश में सुरक्षा के लिए 2 गंभीर खतरे बनकर उभर रहे हैं। एक रियल एस्टेट में निवेश, क्योंकि पहले तो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारियों का होता था, अब आतंकवादियों का हो रहा है, और दूसरा बॉलीवुड में निवेश। नहीं मैंने, लेकिन एक जगह वो भी है, कौन सी जगह? बॉलीवुड या कंपनियों में जो निवेश किया जाता है, क्योंकि वहाँ खर्चा बढ़ाकर मतलब फिल्मों से जो प्रॉफिट आया, तो आपने अपनी डर्टी मनी एब्जॉर्ब कर दी, और आप उसका हिस्सा बन गए, और बाद में फिल्मों से आए प्रॉफिट को आपने अपने नाम पर ले लिया। ये पढ़ाना मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें हम तरीके बता रहे हैं चोरी करने के, लेकिन आप समझिए कि कैसे कैसे होता है, ताकि आप रोक पाएँ। ये बहुत मज़ेदार है। जुआखोरी आपको पता होगा, गोवा में अलाउड है, कसिनोज वगैरह, ठीक है, कुछ राज्यों में लॉटरी भी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस जुआ मतलब कसिनो के मालिक से या लॉटरी वाले से सेटिंग कर लेंगे। मान लो मैं गोवा के कसिनो में गया, कसिनो मेरे दोस्त का है, उसको मैंने कहा कि भाई ये देख, ये 10-5 करोड़ रुपए मेरे हैं, ये 5 करोड़ रुपए ना डर्टी मनी है, ये रिश्वत से आई है, ये ड्रग्स से आई है, किसी से आई है। अब एक काम कर, इस 5 करोड़ में तेरे को टैक्स लगेगा 1 करोड़, तो 1 करोड़ रख ले, फिर 50 लाख रुपए और रख ले अपने लिए, और एक काम कर, अगला जैकपॉट मेरा लगवा दे 3.5 करोड़ का। तो पैसा दिया, और उस पैसे से मैंने कहा कि अब अगला जैकपॉट मेरा लगेगा, या अगले घोड़े की दौड़ में मैं जीतूंगा, तो वहाँ तो हजारों गुना पैसा मिलता है। तो उसने ये दिखाया कि भाई मेरा दोस्त आया था, उस बेचारे ने ये 2 लाख रुपए का जुआ खेला, 2 लाख रुपए के जुए में वो 5 करोड़ रुपए जीत के चला गया, 3 करोड़ रुपए जीत के चला गया। तो यदि मेरी सेटिंग है जुआखोरी करने वाले से, यदि मेरी सेटिंग है घुड़दौड़ करने वाले से, या फिर लॉटरी लगाने वाला जो है उससे सेटिंग है मेरी, कि भाई मेरे नाम की लॉटरी निकलवा दे, लॉटरी में जो पैसा देना था मुझसे ही ले ले। अब जब मैं पैसे को लूंगा, तो ये कहा जाएगा ना कि मुझे तो घुड़दौड़ जीत के मिला, मुझे तो जुए में मिला, या मुझे तो वो भी लीगल है वहां पर कसिनो, या मुझे किससे मिला? लॉटरी से मिला। इसी में लोग आजकल एक और चीज जोड़ रहे हैं, अवार्ड। कौन से अवार्ड? बिग बॉस जीता, ये जीता, वो जीता। तो आपने कहा कि भाई मैं कोई बड़ा सा पुरस्कार जीत गया, तो आजकल कई शेल मतलब एनजीओ बनाकर उनसे पुरस्कार दिलवाया जाता है कि इनको नगद इतने का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो पुरस्कार आप ही खरीदते हैं, ठीक। आप जिस भी राज्य में हो, आप कोचिंग चलाते हो, कुछ चलाते हो, आपको हर साल फोन आएगा कि आपको भारत का श्रेष्ठ कोचिंग बनना है क्या,
बनना है तो इतने पैसे दे दो, आप ही का पैसा से आपको अवार्ड दे देंगे। अब मान लो मैंने वहाँ अपनी डर्टी मनी चंदे के तौर पर दे दी, और वो चंदा तो दिखाना नहीं, और बाद में मुझे उन्होंने अवार्ड दे दिया। वो अवार्ड से मेरा पैसा टैक्स चुकाने के बाद और उनका हिस्सा काटने के बाद मेरे पास वापस आ गया। कुल मिलाकर आपको करना ये है कि किसी भी कारोबार में, व्यापार में अपने गंदे पैसे को इन्वॉल्व करके उसको सही तरीके से वापस लाना। ये तरीका हो गया। बैंक कैप्चर मैंने कहा ही था कि जिसमें पैसे गोल गोल घुमाए जाते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट या न्यास का सीधा मतलब है कि आपने किसी एनजीओ के साथ, किसी रिलीजियस ट्रस्ट के साथ ये सौदा कर लिया कि भाई देखो आपको तो क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता है। अब आप ये बता दो कि आपके अरबों भक्त हैं, उन सब ने 10-10 रुपए दिए तो आपको 10 अरब रुपए मिले। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसे ही चंदा मिलता है, ठीक है। आप सच में आपके कोई भक्त नहीं है, ये 10 करोड़ रुपए मैं ही दे रहा हूँ आपको, लेकिन आप बता दो कि आपके 1 लाख भक्तों ने 100 रुपए के हिसाब से दे दिए, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए हैं। इससे आप मुझे अपने आश्रम का कोई ठेका दे दीजिए, बिल्डिंग बनाने का, खाना बनाने का, आयोजन करवाने का। वास्तव में ये सब आयोजन और खाना और खर्चा कहाँ पर होगा? कागजों पर होगा। अच्छा, धार्मिक आयोजनों पर कोई प्रश्न भी नहीं उठाता कि हमने इतने गरीबों का इलाज करवाया, इतनों की सेवा की एनजीओ के माध्यम से, इतने का भंडारा किया, और उस ठेके के तहत मेरे आपको जो पैसा आया आप बता देना भक्तों से आया, और आप मुझे चेक से टैक्स काट कर मैंने जो पैसा दिया था वो मेरे को वापस कर दिया। इस तरीके से मेरा जो गंदा पैसा था अब वो व्यापार से प्राप्त पैसा हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास कोई मैं ब्यूरोक्रेट था, मैंने गलत कर, तो मैंने बता दिया कि भाई मेरी वाइफ जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है और उसने बाबा जी का ये इवेंट मैनेज किया था और इसमें उसको इतना पैसा, और इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। यहाँ टैक्सेशन का भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो यदि आपके साथ कोई बाबा ओझा एनजीओ वगैरह सेट है, और इसलिए आपने देखा होगा कि सारे बड़े आदमी जो हैं अपना खुद के ही एनजीओ बनाकर चलते हैं ताकि इस तरीके से पैसे घुमा सकें। हर बड़े आदमी के 4 एनजीओ होते हैं, समाज सेवा के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, ठीक। शेल कंपनियों का मतलब है ऐसी कंपनियां जो जमीन पर कोई काम नहीं करती हैं लेकिन कागजों में व्यापार करती दिखाई देती हैं। इन कंपनियों को झूठे नाम, झूठे पते पर बनाया जाता है, और बनाने के बाद इनसे अरबों का व्यापार दिखाया जाता है, और उस व्यापार में अपनी डर्टी मनी को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो मान लीजिए आपने कोई कंपनी बनाई जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, ये जमीन में कुछ नहीं कर रही है, तो वो जो वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इसी तरीके के आरोप है। मोदी गवर्नमेंट ने अभी भारत में हजारों कंपनियों को बैन किया है क्योंकि वो झूठी कंपनियां थी। तो ये कंपनियां बनाई इसलिए जाती हैं कि अवैध तरीके से जो पैसा आया है उस पैसे को कंपनी के वैध व्यापार में दिखाकर कागजों में सही कर लिया जाए। उसी को शेल कंपनियां या मोहरा कंपनियां कहते हैं, ठीक। राउंड ट्रिपिंग इकोनॉमिक्स की एक प्रोसेस है जिसमें कहा जाता है कि मान लीजिए इस देश में अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय ने 1 करोड़ रुपए कमाए, तो उस 1 करोड़ रुपए में उनको लगभग 36 लाख रुपए सरकार को देने पड़ जाएंगे इधर उधर से घुमाकर सारे टैक्स। लेकिन इसी 1 करोड़ रुपए को यदि ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन पनामा में किसी कंपनी में निवेश करता हुआ दिखाएं, मतलब यहाँ पेमेंट ना लेके वहां ले, और पनामा से भारत में